फटाफट अंदाज में देखनी हो आपको तेज खबर, जब केवल आधे घंटे में जानना हो देश दुनिया का हाल, तब देखिए खबरों का। नमस्कार, डीडी न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं अश्विनी कुमार मिश्र। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर। राजस्थान के जोधपुर में कांग्रेस पर जमकर बरसे केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह। सरदार पटेल की विरासत को नजरअंदाज करने का लगाया आरोप। सरदार साहब की विशाल प्रतिमा का जोधपुर में किया अनावरण। किसानों ने स्थगित किया दिल्ली कूच, कल करेंगे बैठक, लेंगे आगे का फैसला। केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी ने किसान हित को बताया मोदी सरकार की प्राथमिकता। महाराष्ट्र में करारी हार के बाद अघाड़ी अभी भी अलाप रहा है ईवीएम राग। महायुति ने पूछा हारने पर ही क्यों आती है बैलेट पेपर की याद। निर्विरोध विधानसभा अध्यक्ष चुने जाएंगे राहुल नार्वेकर, औपचारिक ऐलान कल। राष्ट्रपति के देश छोड़कर भागने के बाद सीरिया के पीएम ने विद्रोहियों को सत्ता सौंपने पर हुए राजी। स्वतंत्र और तुरंत चुनाव की बताई जरूरत। दमिश्क स्थित ईरानी दूतावास में तोड़फोड़। एशिया पैसिफिक डेफ गेम्स में भारतीय बधिर खिलाड़ियों का शानदार प्रदर्शन। भारत ने जीते 55 मेडल, 23 देशों में 5वें स्थान पर बनाई जगह। और अब देखते हैं खबरों को विस्तार से। महाराष्ट्र में चुनाव नतीजों और सरकार गठन के इतने दिन बाद भी इंडी अघाड़ी का ईवीएम का राग जारी है। सत्तारूढ़ महायुति गठबंधन ने विपक्षी दलों के नेताओं पर महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में मिली हार को स्वीकार करने के बजाय इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन को लेकर लोगों को गुमराह करने का आरोप लगाया है। शरद पवार ईवीएम को लेकर चल रहे विवाद के बीच सोलापुर के मरकरवाड़ी पहुंचे। उन्होंने कहा कि पूरी दुनिया बैलेट पेपर से वोट कर रही है, लेकिन हम क्यों ईवीएम का इस्तेमाल कर रहे हैं। महाराष्ट्र भाजपा प्रमुख चंद्रशेखर बावनकुले ने शरद पवार पर तीखा हमला बोला। चंद्रशेखर बावनकुले ने कहा कि शरद पवार लोगों को गुमराह कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि विधानसभा चुनाव में इंडी गठबंधन को अपनी हार को स्वीकार करना चाहिए। शरद पवार साहब, इन्होंने हार स्वीकार कर लेनी चाहिए। उनका बहुत बड़ा नुकसान ये चुनाव में हुआ। उन्होंने जिस प्रकार से झूठी बातें कही लोकसभा चुनाव में, वो झूठी बातें जनता ने नकार दी। और मार्कड़वाड़ी में जो पवार साहब गए हैं, उनको ये उम्र में इस प्रकार से झूठी बात कहना उनके उम्र के हिसाब से अच्छा नहीं है। महाराष्ट्र उनका सम्मान करता है। तो ये सारा खेल जो खेला जा रहा है, ये आने वाले जो लोकल पंचायत के चुनाव है, कारपोरेशन के, महानगर पालिका के और पंचायत के, उस चुनाव को अपनी साख बचाने के लिए पवार साहब दौड़भाग कर रहे हैं। महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने कहा कि विपक्ष को जनता ने जो जनादेश दिया है उसका स्वागत करना चाहिए। उन्होंने कहा कि जहां जहां विपक्ष की जीत होती है वहां ईवीएम अच्छी है, जहां जहां हार होती है वे सवाल खड़ा करते हैं। विपक्ष को ये जो महाराष्ट्र की जनता ने क्लियर मैंडेट दिया है उसका स्वागत करना चाहिए। अभी झारखंड में चुनाव हुआ, प्रियंका गांधी जी का चुनाव हुआ, कई लोगों का चुनाव हुआ। ये इधर का नांदेड़ बाई इलेक्शन का चुनाव हो गया, उसमें भी कांग्रेस की जीत हुई है। तो ये सब जब उनकी जीत होती है तो ये ईवीएम अच्छी है। उनकी जीत होती है, उनके बाजू से निकाल होता है तो इलेक्शन कमीशन के निर्णय अच्छे होते हैं। उनके बाजू से अगर फैसला होता है तो सुप्रीम कोर्ट अच्छा होता है। अगर सही फैसला सुनाने के बाद तुरंत वो एजेंसी, वो यंत्रणा गलत हो जाती है, गलत उसको साबित किया जाता है। ये पिछले कई सालों से शुरू है, इसको भी बंद करना चाहिए रोना धोना। महाराष्ट्र विधानसभा में एक बार फिर बीजेपी का स्पीकर होगा। बीजेपी विधायक राहुल नार्वेकर ने आज नामांकन के आखिरी दिन विधानसभा अध्यक्ष के लिए पर्चा दाखिल किया। नामांकन के समय राहुल नार्वेकर के साथ महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, दोनों उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और अजित पवार, भाजपा के राज्य प्रमुख चंद्रशेखर बावनकुले, चंद्रकांत पाटिल और अन्य नेता मौजूद थे।
नामांकन भरने की समय सीमा खत्म हो गई है और किसी अन्य उम्मीदवार ने नामांकन दाखिल नहीं किया है, इसलिए राहुल नार्वेकर निर्विरोध विधानसभा अध्यक्ष होंगे। राहुल नार्वेकर के पास लगातार दूसरी बार विधानसभा अध्यक्ष की जिम्मेदारी होगी। विधानसभा अध्यक्ष के लिए नामित किए जाने पर राहुल नार्वेकर ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सहित पार्टी के सभी नेताओं का आभार जताया है। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता आदरणीय मोदी साहब, आदरणीय अमित शाह साहब, आदरणीय नड्डा जी, हमारे चाहते लोकप्रिय मुख्यमंत्री आदरणीय देवेंद्र फडणवीस जी का मन से शुक्रिया कहना चाहूँगा, आभार मानना चाहूँगा कि उन्होंने फिर एक बार मुझ पे विश्वास दर्शाते हुए विधानसभा अध्यक्ष पद का उम्मीदवार बनाया है। और मुझे पूरा विश्वास है मेरे सभागृह के मेरे जो साथी हैं उन सभी के साथ से आने वाले समय में मैं उनके माध्यम से, सभागृह के माध्यम से महाराष्ट्र की जनता को न्याय दूंगा। महाराष्ट्र में महाविकास अघाड़ी के नवनिर्वाचित विधायकों ने सदन में शपथ ली। शनिवार को महाविकास अघाड़ी के नेताओं ने ईवीएम के मुद्दे पर सदन से वॉकआउट किया था और शपथ लेने से इनकार किया था। आज उनके सुर बदले नजर आए। एनसीपी शरद पवार गुट के नेता रोहित पवार ने कहा कि शनिवार को हमारा विरोध प्रतीकात्मक था और अगर हम शपथ नहीं लेते हैं तो सदन में लोगों के प्रश्न कैसे उठाएंगे। आज शपथ ली, कल वो सिंबॉलिक विरोध था और शपथ ली। अगर हम शपथ नहीं लेते तो लोगों का प्रश्न अधिवेशन में कैसे मांडते थे। तो अभी लोगों के हित में, महाराष्ट्र के हित में अगर विषय अधिवेशन में मांडना है तो हमको शपथ लेना बहुत इंपॉर्टेंट था। अगर हम नहीं लेते तो यहाँ पे जो मन में आते वो सत्ता वाले लोग करते, इसलिए उन पे कंट्रोल करने के लिए हमने वहाँ पे शपथ ली। महाराष्ट्र के, माफ करिएगा, हरियाणा के शंभू बॉर्डर पर किसान दिल्ली कूच करने की तैयारी में बैठे थे और पंजाब के किसानों ने आज दिल्ली कूच का अपना मार्च स्थगित कर दिया है। किसान नेता सरवन सिंह पंढेर ने इस बात की घोषणा करते हुए बताया कि बैठक के बाद आगे का कार्यक्रम तय किया जाएगा। शंभू बॉर्डर पर हरियाणा पुलिस ने किसानों को कुछ ही मीटर की दूरी पर रोक दिया था। प्रदर्शनकारी किसानों और सुरक्षा कर्मियों के बीच झड़पें भी हुई। किसान न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी एमएसपी के लिए कानूनी गारंटी और अन्य मुद्दों के समाधान की मांग को लेकर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। चीजों को ध्यान में रखते हुए आज ये निर्णय लिया है। प्याज का जो जत्था जाना था वो आज हमने वापस बुला लिया। कल दोनों फोरम फैसला करके आगे कब जत्था जाएगा, क्या होगा, कैसा होगा, ये उसके बाद कल आपको शाम को हम जरूर पीसी करेंगे और उसके बीच आगे का निर्णय बता देंगे। केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी ने कहा है कि केंद्र सरकार किसानों के कल्याण के लिए प्रतिबद्ध है और मोदी सरकार हर मुद्दे पर बातचीत करने के लिए तैयार है। शुरू किया है वो गलत मार्च किया है। राज्य मंत्री जी ने कहा है कि मार्च करने की कोई जरूरत नहीं है। 5 गो प्रतिनिधि आवे, भारत सरकार खुला है, बात करने को तैयार है, उनकी हर समस्याओं को दूर करने को तैयार है। वैसी परिस्थिति में लोग मार्च का एक ढोंग रच रहे हैं, ये पॉलिटिक्स कर रहे हैं। ये पॉलिटिक्स नहीं करना चाहिए। किसान के प्रति नरेंद्र भाई मोदी जी काफ़ी चिंतित हैं। किसान को उनके प्रोडक्ट का दुगना फायदा हो, जो एमएसपी कहते हैं जिसको कि समस्त मूल्य का जो हमारा ये है, उस चीज़ को आगे बढ़ाने की बात उन्होंने की है। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने कुरुक्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव 2024 को संबोधित किया। उपराष्ट्रपति ने कहा कि भारत की आवाज़ आज बुलंदी पर है। भारत दुनिया की महाशक्ति तो है ही, पर हमने एक रास्ता चुन लिया है और वह रास्ता चुना है विकसित भारत का। साल 2047 तक विकसित भारत का सपना पूरा होगा। इसके सामने कुछ ऐसे संकट आ रहे हैं जो हम भांप रहे हैं। कुछ ताकतें हैं देश में और विदेश में, वो संगठित रूप से धन बल के आधार पर नैरेटिव बढ़ाकर यंत्र तंत्र का उपयोग कर भारत को चोटिल करना चाहते हैं, हमारी अर्थव्यवस्था को चोटिल करना चाहते हैं, हमारी संस्थाओं को निष्क्रिय करना चाहते हैं। हमारी संस्कृति कहती है कि कुछ अवसर आते हैं जब ऐसी ताकतों को
कुचलना पड़ता है, उन पर कुठाराघात करना पड़ता है और प्रतिघात भी करना पड़ता है कि हमारे लिए राष्ट्र सर्वोपरि है। और किसानों के संगठन का दिल्ली कूच का जो फैसला था वो स्थगित कर दिया गया है। सरवन सिंह पंढेर जो किसान नेता थे उन्होंने इस बात की जानकारी दी है और अब किसान अपनी आगे की रणनीति तय करके इस बारे में बाकायदा प्रेस वार्ता करके अपनी आगे की रणनीति का खुलासा करेंगे। क्या हैं सिंधु बॉर्डर पर हालात और क्या हैं स्थितियां, इससे बताने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं हमारे संवाददाता अजीत द्विवेदी। अजीत, आपसे जानना चाहेंगे, इससे पहले हमने जाना कि एक फैसला लिया गया, किसान नेता सरवन सिंह पंढेर ने बाकायदा जानकारी दी कि अब हम बैठेंगे कल तक और कल के बाद फिर इस बात पर आगे की रणनीति होगी। आज फिलहाल स्थितियां कैसी और किन परिस्थितियों में किन स्थितियों में ये सब फैसले लिए गए और किस रूप में दिखता है कि किसान संगठनों की एक आम राय है या नहीं? बिल्कुल, देखिए हमने देखा कि 6 तारीख से ये किसानों का जत्था जो है वो लगातार दिल्ली बढ़ने की कोशिश कर रहा है और 6 तारीख को 100 लोगों का जत्था जो था वो आगे बढ़ने की कोशिश किया था और ठीक ऐसी परिस्थिति बनी थी कि पुलिस ने रोका उनको। हरियाणा पुलिस ने, हालांकि पंजाब के साइड में बहुत ज़्यादा पुलिस नहीं थी जो कि किसानों को रोकती, और हालांकि दूर पुलिस डिप्लॉय थी, लेकिन हरियाणा पुलिस ने रोका और कहा कि आप आगे नहीं बढ़ सकते, जो कि धारा 163 लगी हुई है और आपको आगे बढ़ने की परमिशन नहीं है। लेकिन किसान लगातार जुटे रहे और आज भी ऐसी स्थिति रही। आज भी किसान जो है लगातार आगे बढ़ने की कोशिश करते रहे। 12 बजे 101 किसानों का जत्था जो था वो आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उसको जो है हरियाणा पुलिस ने और रैपिड एक्शन फोर्स ने उसको, जो ब्रिज है, जो पुल है जो कि हरियाणा और पंजाब के बीच में घग्गर नदी पे बना हुआ है और जहां से हरियाणा की सीमा शुरू होती है, वहां पर उनको रोक लिया गया किसानों को और लगातार समझाइश दी गई कि आप वापस चले जाइए, आपको आगे जाने की परमिशन नहीं है। लेकिन किसान नहीं मान रहे थे, वहीं पर वो नारेबाजी कर रहे थे। कई किसानों ने जो बैरिकेटिंग थी और जो जाली में जो पुलिस वाले थे वहां पर जाली तोड़ने की कोशिश की और उसके बाद जो है पुलिस को आंसू गैस के गोले जो है वो वहां पर छोड़ने पड़े, जिस कारण से पुलिस जिसे भीड़ वहां पर हट जाए। और कई बार पुलिस के और किसानों के बीच में अच्छी माहौल में भी बातचीत हुई। उन्होंने उनको चाय ऑफर की, बिस्किट ऑफर की, खाने के लिए ऑफर किया, साथ ही फूलों की बारिश भी की। लेकिन जब उग्र होती थी भीड़ तो पुलिस वाटर कैनन का यूज भी करती थी, आंसू गैस का उपयोग भी करती थी। तो इस तरह का पूरा घटनाक्रम आज करीब 12 बजे से लेकर शाम को 4 बजे तक चलता रहा। उसके बाद जो सरवन सिंह पंढेर है वो आए, उन्होंने कहा कि हम अपना आज का जो है हमारा जो मार्च है वो वापस ले रहे हैं, क्योंकि लगातार पुलिस जाती कर रही है और जिस तरीके से लगातार पुलिस आगे नहीं बढ़ने दे रही है, इसलिए हम वापस ले रहे हैं। और आज हवा का रुख जो है वो विपरीत है, यानी कि कल जो 6 तारीख को जो हवा थी वो पुलिस की तरफ चल रही थी, तो आंसू गैस का अधिकांश जो धुआं था वो पुलिस की तरफ जा रहा था। लेकिन आज जो हवा जो थी वो जहाँ कैंप लगे हैं किसानों के उस तरफ था, तो आंसू गैस की ज़्यादातर जो उसकी जो गैस थी वो किसानों की तरफ जा रही थी। इसको भी उन्होंने कहा कि इस कारण से हम अभी वापस लेते हैं। और साथ ही उन्होंने कहा कि हम कल, यानी कि कल सोमवार को जो है जो अन्य धड़े हैं जो कि अलग अलग मोर्चे पर टिके हुए हैं, अन्य बॉर्डर पे है, उनके साथ बैठक करेंगे और आगे की रणनीति तय की जाएगी कि आगे किस तरीके से क्या किया जाए, जो आंदोलन उसको कैसे आगे ले आया जाए। एक बड़ी बात और है आज की, जब किसान इंटर करने की कोशिश कर रहे थे हरियाणा में, तो वहां पर पुलिस ने उनसे आइडेंटिटी कार्ड उनका मांगा, उनके नाम पूछे और सूची मांगी, क्योंकि एक सूची शायद पहले दी गई थी पुलिस को, तो सूची के हिसाब से पुलिस जानना चाह रही थी कि जो सूची में नाम है क्या वही लोग हैं और आप सच में किसान हैं या कोई और है, ये पुलिस आइडेंटिफाई करना चाह रही थी। इसको लेकर भी विवाद हुआ और वहां पर कई किसानों ने इसका विरोध किया और कहा कि हम अपने आप को वेरीफाई नहीं करेंगे। तो इसको लेकर भी तनातनी का माहौल रहा। तो पूरा दिन आज हम कहें कि इसी तरीके से रहा, 12 से लेकर शाम को 4 बजे तक लगभग किसान आगे बढ़ते रहे, फिर पीछे हटते रहे, फिर आगे बढ़ते रहे, लेकिन हरियाणा बॉर्डर पे इंटर नहीं कर पाए किसान। और लगातार पुलिस जो है उनको समझाइश देती रही, समझाती रही, उनसे निवेदन करती रही। कई बार पुलिस ने उनको ये भी कहा कि हमारे बुजुर्ग हैं, आप लोग ऐसा हट मत करिए, क्योंकि कानून का पालन करिए। लेकिन किसान नेता लगातार आह्वान करते रहे पीछे से कि आपको आगे बढ़ना है, आपको आगे जाना है, और इस तरीके से लगातार ये घटनाक्रम चलता रहा। उसके बाद आज निर्णय लिया गया है कि किसानों का कहना है कि करीब 5 से 6 किसान जो है वो घायल हुए हैं, इनको कि आंसू गैस से गोले लगे हैं, या किसानों ने यह भी आरोप लगाया है कि उनको बुलेट, जो रबड़ बुलेट है वो भी उनको लगी है। तो इसके बाद आज का जो मूवमेंट था, आज का जो मार्च था, उसको वापस ले लिया गया है। वापस ले लिया। अजीत, एक चीज और जानना चाहेंगे, जिस तरीके से की जाएगी अन्य धड़ों के साथ मिलकर, उसके बाद शाम को जो है वो बताया जाएगा। जी अजीत, सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए गए हैं। तकरीबन आप बता रहे हैं कि 101 से अधिक जो किसानों का जत्था कोशिश कर रहा था स्थगित कर दिया गया है। बेहद राहत भरी खबर है। किस तरीके के
एहतियातन अन्य उपाय सुरक्षा के साथ साथ ये वह है कि शायद इंटरनेट पर प्रतिबंध है या अन्य स्थितियां हैं, किस तरीके से इस पूरे आंदोलन को प्रशासनिक स्तर पर कंट्रोल करने के क्या कुछ उपाय किए गए हैं? देखिए, अगर हम पंजाब के साइड देखें तो जो बॉर्डर है, ये जो शंभू बॉर्डर है पंजाब हरियाणा का, तो पंजाब की तरफ बहुत ज़्यादा पुलिस के बंदोबस्त दिखाई नहीं देते हैं। पुलिस के बहुत ज़्यादा किसानों को रोकती भी नहीं है जब किसान आगे बढ़ते हैं। 6 तारीख को जो है जो बैरिकेटिंग थी पंजाब की तरफ की 2 लेयर की बैरिकेटिंग थी, उसको किसानों ने बड़ी आसानी से हटा दिया। वहाँ पर कोई भी पंजाब पुलिस का जवान उनको रोकने वाला नहीं था। लेकिन जब वो 6 तारीख को आगे पहुँचे, यानी कि जब हरियाणा की बॉर्डर शुरू हुई, वहाँ पर कॉन्क्रीट की बैरिकेटिंग थी, वहाँ पर पूरा जालियाँ लगी हुई थी और एक स्ट्रक्चर बना हुआ है वहाँ पर टीन शेड का, उसको तोड़ने की कोशिश की। तो उसके बाद पुलिस ने आंसू गैस के जो है उसका इस्तेमाल किया किसानों पर। देखिए, सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। एक्शन फोर्स, हरियाणा पुलिस, ऐसी भी खबरें हैं कि बहुत सारे किसान संगठन हरियाणा के हैं जिन्होंने इस मांगों का तो समर्थन किया है, लेकिन इस तरीके के प्रदर्शन का उन्होंने समर्थन नहीं किया है। इस बारे में क्या जानकारी? बिल्कुल, देखिए, हरियाणा के किसान जो है, अधिकांश संगठन जो है हरियाणा से संबंधित जो है वो ये प्रदर्शन में शामिल नहीं हुए हैं। 4 से 5 संगठन जो है, अगर हम भारतीय किसान यूनियन के कुछ एक धड़ा है वो शामिल हुआ है, भगत सिंह ग्रुप है वो शामिल हुआ है। तो इस तरीके से कुछ छोटे छोटे संगठन जो है वो शामिल हुए। हरियाणा के किसानों ने इस पूरे आंदोलन से दूरी बना के रखी है। जब हमारी कुछ किसानों से बात हुई तो उन्होंने कहा कि हमने कहा कि आपको हरियाणा में आप इंटर करोगे तो आगे कैसे बढ़ोगे? उन्होंने कहा कि हमारी बात हुई है, जब हम इंटर करेंगे तो हमको समर्थन मिलेगा और वहाँ से पूरे किसान हमारे साथ एकजुट हो जाएंगे और हमको तमाम तरह की सहायता, गाड़ी, रसद सब मुहैया कराई जाएगी। ये बात किसान नेताओं ने कही हमसे रिकॉर्ड। तो देखिए, इस तरीके से वो है, लेकिन हरियाणा की तरफ से इस तरह से किसान संगठन साथ में नहीं है और जो छोटे छोटे संगठन उनमें भी मतभेद है। शायद कल इसीलिए ये बैठक बुलाई गई है कि जो मतभेद है किसान संगठनों में, खासतौर पर पंजाब के जो किसान संगठन है, तो उनके साथ मंत्रणा करके आगे की रणनीति तय करने की बात करेंगे। और इस सबके बीच कल जिस तरीके से अलग अलग, चाहे कसौली टिकरी बादल की बात की जाए, सिंधु बादल की बात की जाए, वहां पर जो मोर्चे वहां पर डटे हुए हैं उनसे भी बात की जाएगी। उसके बाद जो है आगे का फैसला किया जाएगा। लेकिन एहतियातन जो है नेट को बंद कर दिया गया था और यहाँ पर जो है आसपास जो है जो जिले हैं वहां पर अलर्ट जारी कर दिया गया है। सारी धारा 163 जो है वो लगी हुई है और स्कूल इसमें 5 से अधिक लोगों के गैदरिंग होने पर रोके। बहुत बहुत धन्यवाद अजीत, हम आपको देंगे नहीं की क्योंकि छुट्टी वैसे ही थी आज। जी, समय बहुत कम है। बहुत बहुत शुक्रिया ताज़ा अपडेट हम तक पहुंचाने के लिए। और बुलेटिन में फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का। देखते रहिए डीडी न्यूज। दिन भर की भाग दौड़ में जब छूट जाएं जरूरी खबरें, जब आप हो जल्दी में और जाननी हो हर खबर, जब फटाफट अंदाज में देखनी हो आपको तेज खबर, जब केवल आधे घंटे में जानना हो देश दुनिया का हाल, तब देखिए खबरों का हाई स्पीड शो एक्सप्रेस 100। आर्थिक जगत की सुर्खियां आम आदमी के लिए क्या है मायने, शेयर बाजार और दूसरे फाइनेंशियल मार्केट्स के तमाम अपडेट्स, कारोबार जगत की बड़ी खबरों का सटीक और सरल विश्लेषण देखिए इकोनॉमी टुडे डीडी न्यूज पर। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। सीमा सुरक्षा बल अपना 60वां स्थापना दिवस मना रहा है और इस मौके पर जोधपुर में कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने मुख्य अतिथि के तौर पर हिस्सा लिया। इस मौके पर केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने कहा कि बीएसएफ ने 6 दशक से देश की फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस की भूमिका बखूबी निभाई है। जीवन पर्यंत कर्तव्य, अपने इस आदर्श वाक्य के साथ सीमा सुरक्षा बल अपना 60वां स्थापना दिवस मना रहा है। इस अवसर पर चंदेल परेड ग्राउंड, सहायक प्रशिक्षण केंद्र सीमा सुरक्षा बल जोधपुर में स्थापना दिवस परेड का आयोजन किया गया, जिसमें केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने मुख्य अतिथि के तौर पर भाग लिया। गृह मंत्री ने परेड का निरीक्षण किया और सलामी भी ली। अमित शाह ने इस अवसर पर सीमा सुरक्षा बल को उनकी उत्कृष्टता के लिए बधाई भी दी। आप फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस के रूप में जाने जाते हैं। वहां पर आने वाली सभी चुनौतियों को पार कर देश की सुरक्षा की प्रथम पंक्ति को मजबूत करने का काम मेरे बीएसएफ के जवानों ने किया है।
साल 1965 में भारत पाकिस्तान युद्ध के बाद एक सशक्त सीमा सुरक्षा बल की आवश्यकता महसूस हुई और 1 दिसंबर 1965 को सीमा सुरक्षा बल की स्थापना हुई। बीएसएफ दुनिया का सबसे बड़ा सुरक्षा बल है, जिसके आरंभ में यानी साल 1965 में महज 25 बटालियन थी, जो बढ़कर 193 बटालियन हो चुकी हैं, जिसमें 2.5 लाख से ज्यादा बीएसएफ के जवान देश की सेवा में जुटे हुए हैं। बीएसएफ 6,386 किलोमीटर की भारत पाकिस्तान और बांग्लादेश को लगने वाले इंटरनेशनल बॉर्डर की सुरक्षा में लगी हुई है, इसलिए इसको देश की प्रथम सुरक्षा पंक्ति होने का गौरव भी प्राप्त है। चाहे जम्मू और कश्मीर में एलओसी पर तैनाती का मामला हो, या फिर मणिपुर में कानून व्यवस्था को कायम रखने की चुनौती हो, या फिर यूनाइटेड नेशंस के पीस कीपिंग मिशन की बात हो, सीमा सुरक्षा बल का योगदान हर जगह नजर आता है। सीमा सुरक्षा बल ने अपने साहस और कर्तव्यों के प्रति निष्ठा को विश्व पटल पर स्थापित किया है। विभिन्न उपलब्धियों के साथ साथ सीमा सुरक्षा बल को प्रतिष्ठित यूनाइटेड नेशंस डैग हैमरसोल्ड मेडल से सम्मानित किया गया है। स्थापना दिवस के इस अवसर पर मुख्य अतिथि द्वारा अलंकरण समारोह एवं ट्रॉफी वितरण भी किया गया। केंद्रीय गृह मंत्री ने विशेष डाक कवर और बॉर्डर मेन पत्रिका का विमोचन भी किया। परेड समारोह में एक तरफ सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन किया गया, तो वहीं जाबाज जवानों ने अपने कर्तव्यों से लोगों के मन को मोह लिया। जबरदस्त तरीके से पूरे उल्लास के साथ में, उत्साह के साथ में, उमंग के साथ में बीएसएफ ने अपना 60वां स्थापना दिवस परेड समारोह मनाया और इस समारोह में सब कुछ देखने को मिला। वीरता और शौर्य की कहानी भी, जिसको सम्मानित किया गया। कैमरामैन रमाकांत शर्मा के साथ मनीष बाजपेयी, डीडी न्यूज, जोधपुर। और खबरें अभी और भी, लेकिन वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। देखते रहिए डीडी न्यूज।